हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है, ये हमारी सीरीज़ है फॉर HPTGT केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन। एंड आज का हमारा वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस फॉर मेडिकल पेपर 2020, उसका पोर्शन कर रहे हैं केमिस्ट्री का। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग इवन अ सेकेंड और हम अपना काम शुरू कर देते हैं। ओके, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहा है बच्चों? द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.64 ग्राम ऑफ SO2 आपको पूछ रहा है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिक्यूलर मास, है ना। गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, है ना। उन्होंने गिवन वेट आपको कितना वेट दिया हुआ है SO2 का? 0.64 ग्राम दिया हुआ है। और SO2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है? देखो, सल्फर का मोलिकुलर वेट होता है 32 प्लस, और एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16। तो दो का कितना होगा? 32 होगा। तो टोटल कितना हो गया? 64 डिवाइड बाय 64 कर दिया, तो ये कितना आएगा? 0.01। इतना मैथमेटिक्स तो सबको आता होगा। ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किसके पास है? देखिए, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12, है ना, सबको पता है। तो 1:2, 12 में से 2 तो जा चुके हैं ना। 2 प्लस का मीनिंग क्या हुआ? 2 जा चुके हैं। बच गए कितने उसके पास? 10। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, है ना। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, बट 2 जा चुके हैं, तो रह गए कितने? 10। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ गई? 1:2, 2:2, 2p 6 एंड 3s में 2 जाते अगर होते तो, बट वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये नियोन की कन्फिग्रेशन है। ठीक है, आगे देखिए, Ti3 पॉजिटिव Ti3 पॉजिटिव, Ti का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 22। ठीक है, कितना एटॉमिक नंबर होता है? 22। अब उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। 3 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दिए हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए उसके पास? 19 रह गए सिर्फ। तो भर देते हैं इनको। 1:2, 2:2, 2p6, कितने हो गए? 10। 3:2, 3p यहाँ तक हो गए 10। ठीक है, 3p6 करके ये हो गए आपके कितने? 18 हो गए। ठीक है, और 3d1। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर। ठीक है, वेनेडियम 3 पॉजिटिव, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 23 होता है। तो इसमें आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, तो 20, यानी कि ऊपर वाले जैसे वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी, बस डी में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास 19 थे, तो डी में एक इलेक्ट्रॉन आया था। वेनेडियम 3 पॉजिटिव के बाद 20 इलेक्ट्रॉन है, तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका Fe2 पॉजिटिव। आयरन का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मतलब रह गया कितना? 24। ठीक है, 24 रह गए। चलिए ठीक है, 1:2, थोड़ा ठीक से लिखते हैं, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, और डी में कितने आ जाएंगे? यहाँ तक कितने भरे गए हैं? ये इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं 18। अब आपके पास बच गए कितने हैं? 18 में से 24 में से 18 चले गए, कितने रह गए आपके पास? 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, राइट। ठीक है, तो आपके पास होते हैं, होता कितना? D6 4s2, है ना। लेकिन अब वो तो चले गए, सारे के सारे डी में रह जाएंगे। ठीक है, वो मैं आयरन की ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देख रही थी बच्चों। ठीक है, कोई इशू नहीं है ना? नहीं है। ओके, तो डी में आ गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, 6 का हमें देखना पड़ेगा। डी में क्या होते हैं? 5 डब्बे होते हैं, 1 2, ये 3 और ये 5 डब्बे हो गए ना। तो 1 2 3 4 5 और ये 6।
तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। तो सबसे ज्यादा इसमें 1 था, इसमें 2 थे, इसमें 0 था, तो आंसर क्या आ गया आपका? डी। क्वेश्चन नंबर 83, द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज गिवन बाय। लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था बच्चों? आपको लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था न्यूलैंड ने। जो सर न्यूलैंड थे उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। डोबर्नियर तो आपको पता है सबसे फेमस वाली जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिक टेबल है वो उन्होंने दी थी, ठीक है। और न्यूलैंड सर ने जो था वो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता था कि जैसे सारे गामा पा के में क्या होता है कि हर 7 सुर के बाद 8वां जो सुर आता है वो अपने आप को रिपीट करता है ना। वैसे ही पीरियोडिक टेबल मतलब सारे जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर हो रखे थे उनमें भी हर मतलब एलिमेंट्स को इस तरीके से अगर हम उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखें तो हर एक 8वां एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं खुद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वो पहले वाले जो आपके मतलब एलिमेंट है उससे मैच करती हैं। तो बेसिकली पीरियोडिसिटी का बेसिकली जो इनिशिएशन था वर्ड का वो न्यूलैंड सर ने ही किया था। ओके ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दिया हुआ? XeF2 मॉलिक्यूल इज, उन्होंने पूछा हुआ है कि उसकी शेप क्या होगी, ठीक है। अब XeF2 शेप पूछा हुआ है बच्चों, क्योंकि अगर ज्योमेट्री पूछी होती तो ये जो इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं ये कुछ डिफरेंट होते। चलो वो हमारा अभी कंसर्न है नहीं, ठीक है। XeF2 कैसे निकालते होते हैं? हम पहले निकालते हैं लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर बताने वाला एक फैक्टर x जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसको 1/2 इंटू, इसमें क्या करना होता है आपको? जो आपका सेंट्रल एटम है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन रख दो, प्लस में उसके साथ जुड़ा हुआ कोई मोनोवेलेंट एटम है तो वो रख दो, माइनस में आपको चार्ज रखना होता है पर आपके मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज ही है नहीं है तो ना सही। 1/2 इंटू 8 + 2 यानी के 10/2 यानी के 5, ठीक है। ओके, तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर टोटल आपके 5 हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ पे बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं? जितने एटम आपके सेंट्रल एटम से अटैच्ड है ना, वो वैसे ही निकालते हैं। तो आपके पास कितने सेंट्रल एटम से एटम्स अटैच्ड हैं? 2, ठीक है। यानी कि 5 में से 2 तो आपके बॉन्ड पेयर हैं। लोन पेयर कितने होंगे? ठीक है, लोन पेयर कितने होंगे? आपके बचे हुए लोन पेयर होंगे, तो 3 आपके लोन पेयर हैं। जब x की वैल्यू 5 आती है तो ज्योमेट्री हम क्या करते होते हैं? ज्योमेट्री हम निकालते हैं ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। ये ट्राइगन बन रहा होता है यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे ये बाय पिरामिड बन रहा होता है नीचे, ठीक है। 2 पिरामिड बन रहे होते हैं, ठीक है। अब लेकिन अगर इसमें से इन सारे के सारे, ये तो सारे बॉन्ड के लिए होते हैं, जो लाइनें मैंने लगाई हुई हैं आपकी 5 है ना, ये जो लाइन है ये तो बॉन्ड बनाने के लिए है, लेकिन उन्होंने बोला कि बॉन्ड बनाने के लिए एटम तो हमारे पास 2 ही है, बाकी सारे लोन पेयर हैं। 3 जब लोन पेयर होते हैं तो उनको हम कहाँ रखते हैं? यहाँ इस पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपके लोन पेयर रखे जाते हैं, ठीक है। और बॉन्ड पेयर्स यहाँ रखे जाते हैं। तो ये आप जब शेप देखते हो तो आप कभी भी लोन पेयर को गिनते नहीं हो, ये आपको दिख रहा है। कैसा? अगर आप लोन पेयर्स को अगर अवॉइड करो तो साइड में सिर्फ एक्सी के साइड में सिर्फ ऐसे 2 फ्लोरीन लगे हुए दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? तो ये कैसा दिख रहा है आपको? ये तो लीनियर दिख रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, एन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मीनिंग होता है जब आपका टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए, ठीक है। देखिए बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहे हैं, 0 केल्विन की बात कर रहे हैं। माने -273 डिग्री सेल्सियस हो जाए, माइनस में इतना लोअर टेम्परेचर आपका चला जाए,
ठीक है, उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, बहुत ही मुश्किल से अटेन होता है। इस टेम्परेचर पे ऐसा बोलते हैं कि कोई भी गैस है, लिक्विड, मतलब लिक्विड का, सॉलिड का तो भूल ही जाओ, लिक्विड हो चाहे कोई गैस हो, इस टेम्परेचर पे जाने के बाद उसमें कोई भी हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता, ना ही मॉलिक्यूल्स में कोई मूवमेंट होती। अगर मूवमेंट ही नहीं होगी मॉलिक्यूल्स में तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों? जीरो। तो आंसर आ गया सी। Question number 86. Which of the following is an intensive property? देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। ठीक है, इंटेंसिव होती, ठीक है। एक्सटेंसिव कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? विच डिपेंड्स ऑन द मैटर ऑफ द सिस्टम। आपके सिस्टम के अंदर कितना मैटर है इस बात पे वो डिपेंड करती हैं। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड ऑन द मैटर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के मैटर पे डिपेंड नहीं करती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे कह लो, मतलब मैटर पे या कह लो मास पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मास तो होगा ही खुद, है ना, और वॉल्यूम भी होता है किसी चीज का। अगर तुम मान लो, आप ये लगा लो कि मान लो आपने 1 kg पानी लिया, तो उसका मान लो, क्योंकि पानी की डेंसिटी तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है, तो उसका मतलब 1 होती है ना, तो उसका वॉल्यूम 1 लीटर होगा। अगर तुमने पानी को बढ़ा दिया 2 kg कर दिया तो वॉल्यूम भी 2 लीटर हो जाएगा। अगर तुमने पानी को बढ़ा के 3 kg कर दिया तो वॉल्यूम भी 3 लीटर हो जाएगा, है ना। तो वो ये भी डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस, रैंडमनेस डिपेंड करती है मैटर पे। हाँ, इस मान लो ये रूम के अंदर आपने कोई मान लो अ मिक्सचर ऑफ गैस जो है वो रिलीज किया। मान लीजिए आपने जो है गैस एक जो है नाइट्रोजन गैस, फॉर अ मोमेंट उठा के चलते हैं कि आपने जो है मान लो 1 मोलर नाइट्रोजन गैस, 1 मोल नाइट्रोजन गैस का आपने रूम के अंदर रिलीज कर दिया। 1 मोल गैस में कितना कितना मैटर होगा, या कह लो कितने मॉलिक्यूल होंगे? एवोगैड्रो नंबर होंगे, है ना। फिर तुमने 2 मोल कर दिए, 2 मोल गैस N2 का जो है रूम के अंदर रिलीज कर दिया, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 2 मोल होंगे, यानी 2 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर होगा। तो देखिए, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 10⁻23 मान लेते हैं। इतने मॉलिक्यूल यहाँ पे छोड़ दिए, आपस में भिड़ रहे हैं। ठीक है, फिर तुमने उसको 2 गुना कर दिया, तो ज्यादा नहीं हो जाएगी रैंडमनेस? ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, तो एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या मैटर पे डिपेंड करता है? आपने मान लो 1 लीटर पानी को गर्म किया, ठीक है, और उसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस। आपने 2 लीटर पानी को भी एकदम बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म किया, तो उसका टेम्परेचर भी कितना होगा? 100 ही तो होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि पानी बढ़ा देने से जो है टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, नहीं, सेम रहेगा। मान लीजिए यहाँ रूम टेम्परेचर पे आपने एक ग्लास का पानी चेक, ग्लास में रखे हुए पानी का टेम्परेचर चेक किया। ठीक है, मान लेते हैं कि रूम का टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके, तो आपका जो ग्लास का पानी होगा उसका टेम्परेचर भी 26 डिग्री सेल्सियस। आपने जो बोतल में पानी 1 लीटर रखा होगा उसका टेम्परेचर भी, आपने किसी बाल्टी में पानी भर के रूम में रख रखा तो उसका टेम्परेचर भी इतना ही होगा। तो टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, ठीक है, तो ये आप टेम्परेचर जो हो गया वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। ओके, डन। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये चीजें नहीं डिपेंड करती हैं। हाँ, ठीक है, ओके। प्रेशर नहीं, मतलब बेसिकली टेम्परेचर मेनली। ओके, चलिए, द पीएच ऑफ 0.001 मोलर NaOH, पीएच पूछा उन्होंने और दिया बेस है। क्या बेस का पीएच, अच्छा ठीक है, हाँ पीएच तो चलो सब हर चीज का निकल जाता है। पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस लोगरिथम कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। अब जब NaOH देगा ही OH नेगेटिव, तो कंसंट्रेशन H पॉजिटिव कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते।
लेकिन हम कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव तो निकाल सकते हैं। तो हम क्या निकाल सकते हैं, मतलब पीएच की जगह हम POH निकाल सकते हैं, माइनस लोगेरिथम कंसेंट्रेशन ऑफ OH। ठीक है, माइनस में लोगेरिथम कंसेंट्रेशन ऑफ OH। कंसेंट्रेशन OH की कितनी, देखिए NaOH टूटेगा कैसे पानी में जाने के बाद या किसी भी सॉल्यूशन में, ऐसे। इसकी मोलैरिटी हम क्या लगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या लगा के चलते हैं, एकदम 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगा के चलते हैं कि 100% टूटेगा। तो अगर ये इसके मोल्स 0.001 थे, तो टूटने के बाद ये कितने निकलेंगे, इतने ही मोल्स निकलेंगे। ये कितना निकलेगा, इतना ही मोल्स निकलेगा। ठीक है, ओके। तो OH नेगेटिव का कंसेंट्रेशन जो है यहाँ पे रख दो फिर 0.001। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लोगेरिथम, क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं। लोगेरिथम ऐसी चीजों का लोगेरिथम कैसे निकाला जाता है, पावर को आगे रख के, माइनस पहले से है, पावर -3 आगे से आ गई, तो ये आ गया आपका POH 3 वैल्यू आ गई POH की। ठीक है, POH की वैल्यू 3 आ गई, मैंने सब कुछ मिटा दिया है। अब POH की वैल्यू आ गई आपकी 3, पर आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, पीएच की। पीएच प्लस POH किसके बराबर होता है बच्चों, 14 के बराबर होता है। ठीक है, 14 के बराबर होता है। इसकी POH की वैल्यू कितनी आ गई है, 3, तो PH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे PH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 - 3 यानी कि 11। ठीक है, ऑप्शन डी। कार्बन इज इन द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन, कार्बन लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में किस में है, देखिए यहां पर मान लेते हैं कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट X, H की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 रहती है, तो +1 × 4 इज इक्वल टू 0। 0 मतलब चार्ज तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो X की वैल्यू क्या आ गई, -4। यहाँ पे देखो X प्लस आपका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता होता है, -1। ठीक है, 4 है, -1 इज इक्वल टू 0, यहां से X की वैल्यू आ गई +4। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, X प्लस 4 × फ्लोरीन की, एक फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, -1। 0 क्या है बच्चों, टोटल चार्ज आपके मॉलिक्यूल पे, किसी पे चार्ज दिया हुआ मॉलिक्यूल पे, किसी पे भी दिया ही नहीं हुआ, तो 0 रख के चलना है सबके लिए। X इज इक्वल टू +4, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस 2 ऑक्सीजन है इंटू एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेके चलते होते हैं, -2, तो -2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज X इज इक्वल टू +4। तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट उसने पूछा, बाकी सब में तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सिर्फ ए वाले में -4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89 बता दो, कहता द नॉर्मेलिटी ऑफ 30 वॉल्यूम H2O2, 30 वॉल्यूम H2O2 का आपने लिया है, उसका आपको नॉर्मेलिटी बताना है। देखिए वॉल्यूम, यहाँ पे आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी हुई है बेसिकली। H2O2 के लिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है, नॉर्मेलिटी इंटू 5.6, तो यहाँ से नॉर्मेलिटी किसके बराबर आ जाएगी बच्चों, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 5.6। ठीक है, अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी दी हुई है उन्होंने, 30, तो 30 डिवाइड बाय 5.6, तो 5 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाना चाहिए, है, तो आंसर आपका बी आ जाएगा। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 90, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज, देखिए इस पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होती है आपकी शीजियम। अगर वहां पे ऑप्शन उन्होंने शीजियम दे रखा है तो आपको सोचना ही नहीं है कि क्या टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में जा रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, कुछ भी कोई भी आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगाना है, बस सीधे आंसर टिक कर देना है ऑप्शन नंबर डी, शीजियम को। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। ठीक है, आपके
एस ब्लॉक की सबसे फर्स्ट ग्रुप का जो है एलिमेंट होता है शीजियम मेटल सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। कमेंट सेक्शन में सब बच्चे बताएंगे सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है हमारे पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विच इज नॉट साइक्लिक कंपाउंड, इनमें से आपको बताना है कि कौन साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो आपको एंथ्रासीन तो पता ही होगा, एंथ्रासीन तो सबको पता ही होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बेंजीन की 3-4 रिंग्स जो होती हैं वो आपके ऐसे आपस में जुड़ी हुई होती है ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है एंथ्रासीन का। ठीक है, पायरोल का कैसा होता है, पायरोल आपका ऐसा आपका पायरोल होता है। ठीक है, फिनोल का कैसा होता है, पहले ये जो साइक्लिक है वो दिखा दूं आपको सारे। ये आपका फिनोल होता है। उसने बोला है कौन सा नहीं है साइक्लिक, आइसोब्यूटाइलीन है। आइसोब्यूटाइलीन क्या होगा, ब्यूट मतलब 4 कार्बन जोड़े हुए, ईन मतलब कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड लगाया होगा, और आइसो भी लगाया हुआ है, यानी कि आपको जो है देखिए ये मान लो CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ओके, तो आप ऑप्शन सी इज द आंसर। आगे चलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है का मीनिंग क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें आपका क्या हो, कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। ठीक है, PRESENC, प्रेजेंस ऑफ chiral सेंटर इज देयर। ठीक है, कौन से वाला होगा, ब्यूटेन 1 ऑल बना के देख लेते हैं। CH3 CH2 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 OH, दिस इज योर आइसोब्यूटेनॉल। कोई कार्बन ऐसा दिख रहा है जिसके चारों तरफ एक भी एटम जो है वो दूसरे को रिपीट ना कर रहा हो, यहाँ पे तो सारे रिपीट हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यानी कि सेम ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लगे हुए, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अगले वाला देखते हैं, अगले वाले देखते हैं, ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटेन 2 ओल CH2 सॉरी CH3 है ना, CH3 CH2 सेकेंड नंबर पे एल्कोहल लगा हुआ है OH CH3H। अब ये वाला कार्बन देखिए, ये वाले कार्बन पे इस तरफ CH3 ग्रुप है, इस तरफ इथाइल ग्रुप है, इस तरफ OH ग्रुप है और इस तरफ हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, चारों ग्रुप अलग अलग हैं तो ये एक्टिव होगा, बाकी सबको देखने की जरूरत नहीं है। इन वाले कंपाउंड्स को तो हम ऐसे ही नहीं देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, बस। ठीक है, ऑप्शन बी इज आंसर। आगे बोला हुआ है बेलिस्टीन टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ, बच्चों इसका आंसर है आपका हेलोजन। क्या होता है इस टेस्ट में, बेसिकली इस टेस्ट में आपका बेसिकली कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में आपके हैलाइड्स से रिएक्ट करवाया जाता है और ये आपको CuX2 देता है हीट करने पे, और इसका ब्लू ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो जैसे ही ये निकला आपके किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करने के बाद ब्लू ग्रीन कलर कुछ निकला, ब्लू ग्रीन कलर अगर निकल गया तो आप समझ जाना कि वहां पर आपका जो हेलोजन प्रेजेंट है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट इन, इनमें से किस में जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्ट होगी, इथेन प्रोपेन इथीन इथाइन। इथेन प्रोपेन में तो आपको पता है सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इथीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड होता है ना, बहुत ही कम बॉन्ड लेंथ होती है, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम बॉन्ड लेंथ होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं,
In a simple cubic lattice, the ratio between distance between nearest neighbor and radius of an atom. देखिए, एक सिंपल क्यूबिक में नियरेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो आपके, सिंपल क्यूबिक कैसा बना होता है बच्चों, ऐसे एक सिंपल से सिंपल होता है ना, इसीलिए उसका नाम सिंपल क्यूबिक है। जैसे ये क्यूब बना हुआ है तो हर एक कोने के ऊपर ऐसे एक एक एटम रखा हुआ है, ठीक है। जब एक एक एटम रखा हुआ है तो सिंपली ये एटम और ये एटम ऐसे हैं, ऐसे प्रेजेंट, बस इनके बीच का जो सबसे कम डिस्टेंस है वो आपको बताना होता है, ठीक है। और बेसिकली आपकी जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है उसमें तो होता क्या है, उसमें तो होता क्या है, हम इंक का कलर चेंज कर लेते हैं कि ये आपका एक एटम रखा हुआ है और ये दूसरा एटम रखा होता है यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ। तो दोनों के बीच का है ना, साफ से ठीक से तो पता नहीं लगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो बेसिकली आपकी जो ये लेंथ होती है, एज होती है, मतलब आपके जो क्यूब की उसके बराबर ही पाया जाता है, ठीक है। तो D इज इक्वल टू A हो गया। अब हम इस सब को साफ कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको याद भी कर लेना है, सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर है ये आपका, ये आपको याद भी कर लेना है कि सिंपल क्यूबिक के लिए D जो होता है नियरेस्ट डिस्टेंस वो A के बराबर होता है। इसके अलावा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस जो होता है दो एटम्स की जो कोने कोने पे लगे हुए हैं वो भी A के बराबर होता है। तो अब आपको क्या करना है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स यानी कि D डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एन एटम R का रेशियो निकालना है। R किसके बराबर आ गया, A बाय 2 के, रख दो A डिवाइड बाय A बाय 2, A से A कैंसिल यानी कि 1 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2 बाय 1, यानी कि रेशियो क्या आ गई, 2:1। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर यस, वेपर प्रेशर नो, फ्रीजिंग पॉइंट नो, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता तो यस, अगर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता तो यस, एलिवेशन सॉरी डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता तो यस, ठीक है। ओके ओके, तो अभी तो ऑस्मोटिक प्रेशर ही होता है। ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन इट गेट्स, कहता है कि रस्टिंग जब आयरन की हो रही होती है तो होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता है उसका, और क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है आपका आयरन, ठीक है। अगला देखते हैं, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन इज 100 मिनट्स, इन 40 मिनट्स द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 2 ग्राम विल बिकम, कहता है कि आपकी जो एक रिएक्शन, कुछ नहीं बताया फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, क्योंकि जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। उन्होंने बोला कि हाफ लाइफ पीरियड जो है वो 100 मिनट है, यानी कि अगर उसने बोला कि और इनिशियल कंसंट्रेशन 2 ग्राम है, यानी कि शुरू में 2 ग्राम आप लेके चले, ठीक है, 0 टाइम था तब, 100 मिनट के बाद आपने देखा, 100 मिनट के बाद देखा कि 2 ग्राम का आधा रह गया, ठीक है, और 100 मिनट देखोगे तो क्या होगा, इसका भी आधा रह जाएगा, है ना, और 100 मिनट बाद देखोगे इसके भी, और 100 मिनट बाद देखोगे, ठीक है, 100 200 300 बाद देखोगे तो 0.25 ग्राम रह जाएगा, इसका भी आधा रह जाएगा, और 100 मिनट बाद देखोगे तो इसका भी आधा रह जाएगा, क्योंकि उसने बोला ना हाफ लाइफ पीरियड 100 मिनट का है, हर 100 मिनट बाद जितना शुरू में था यानी कि 100 मिनट से पहले जितना था उसका आधा रह जाएगा। तो हमने बोला ठीक है, शुरू में 2 ग्राम था, टाइम चालू नहीं हुआ था, 100 मिनट बाद देखा तो 1 ग्राम रह गया होगा, अब फिर से शुरू कर दिया टाइम नोट करना, 100 मिनट बाद फिर देखेंगे तो इसका भी आधा रह जाएगा, अगली 100 मिनट बाद देखेंगे उसका आधा रह जाएगा, अगली 100 मिनट बाद देखेंगे तो उसका भी आधा रह जाएगा। नहीं जरूरत पड़ी ना आपको ऑर्डर नंबर की और ये सब फालतू कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये आपका इतना रह जाएगा, क्यों, ये 100 200 ये 300 मिनट बाद और ये 400 मिनट बाद इतना रह जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
चलिए ठीक है बच्चों, ये वीडियो जो है हम यहीं पे अभी पॉज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको कोई भी क्वेरी है तो आपको दिए हुए नंबर पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।